लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्होंने पशु पक्षियों के बचाव में, संरक्षण में और उनको रेस्क्यू करके और उनका इलाज करके उनको पुनर्वासित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 17 साल से ये अपनी संस्था हेल्प सफरिंग्स लाइफ सोसाइटी चला रहे हैं, लेकिन ये जो गुण है उनका पशु पक्षियों को बचाने का, ये बचपन से ही है और 7-8 साल की उम्र से ही इस काम में लग गए थे। इसके साथ ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की और अपना व्यवसाय भी किया, लेकिन पशु पक्षियों के प्रति उनका जो प्रेम था ये साथ में चलता रहा। आज उनकी इसी यात्रा के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से उन्होंने इस संरक्षण को बढ़ावा दिया, उनकी सुरक्षा पे कैसे काम कर रहे हैं और समाज से उन्हें क्या मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है या नहीं, और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। संजीव सांकला जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में हैं और इस विषय पे हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं लेट्स माइक में। तो मुझे आप अपनी शुरुआती दौर से बताइए कि आपको कब लगा कि मुझे पशु पक्षियों के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, वैसे तो जाने अनजाने जिसको कहते हैं अपन, वो तो बचपन से दिल में था ही। जैसे नगर निगम वाले आए थे, कुछ बच्चों को ले गए। हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, 7-8 साल के आसपास वाले, तो एक बच्ची को हमने बचा लिया। फिर वो जिंदगी भर हमारे साथ रही। बच्ची मतलब? फीमेल डॉग। अच्छा। और एक इंसिडेंस तो ये हुआ था कि क्योंकि हम तो छोटे ही थे, पेरेंट्स के साथ हम लोग बाहर गए थे और पास जब वापस आए, पिक्चर देखने गए थे रात को 12:30 के आसपास, तो सब बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भौंक रही थी ये। फिर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था, सामान चोरी नहीं हुआ कुछ भी, और उसके करीब करीब आप ये देख लीजिए, इतना 5-6 इंच लंबा घाव यहाँ पेट पे था चाकू का, पर उसने चोरी नहीं करने दी। तो इसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई और क्योंकि रेसिंग भी करता हूँ, मोटर स्पोर्ट्स में चला गया। और मन में फिर जब भी मेरे को ये लगता था या कोई दिख जाता था भी, किसी का एक्सीडेंट हो गया या बीमार है, तो उसके लिए जो मैं कर सकता था बिल्कुल करता था। और करीब करीब 20 साल पहले जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो मैंने सोचा कि मुझे इस काम को काफ़ी बढ़ाना है और बढ़ा के, ताकि वो भी जब बड़ी हो तो इसको कंटिन्यू कर पाए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा लाइफ्स हम बचा सकें। तो करीब 17 साल पहले मैंने एनजीओ स्टार्ट करी और उसमें मल्टीपल काम करते हैं। एक दो काम नहीं करते हैं, खाना भी है, पानी भी है, इलाज भी है, बचाव भी है, लोगों का, स्टूडेंट्स वगैरह और दूसरों को एजुकेशन भी है, जानवरों के प्रति ट्रेनिंग देते हैं आप उनको। वर्कशॉप्स करते हैं इस तरह से। तो ये जगह जगह हमने डिफरेंट चीज़ें चालू करी है। अभी ये प्रोसेस में है और हम कुछ आगे करना चाह रहे हैं, वो सब प्रोसेस में। आपने, मुझे लगता है, अब तक हजारों पशु की सेवा की है जो जख्मी थे या किसी न किसी वजह से वो परेशान थे, या बिछड़ गए थे। छोटे बच्चे जैसे शिशु होते हैं, वो माँ से बिछड़ जाते हैं। उतने छोटे बच्चे को संभालना पशु के या पक्षी का बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल होता तो ये चीज़ें आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली, किस तरह से करते हैं? है। देखिए, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। मैंने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और ऑटोमेटिकली सब कुछ आता गया। और जो जैसे हम लोग रेस्क्यूज करते हैं, जैसे कुएं में से हो गया, पेड़ों पे से सद्दे मंजे में पंछी अटक जाते हैं। सद्दे मंजे मतलब जो पतंगबाजी करते हैं उनकी डोर से? हाँ, तो हमारे पास सकरात के 8-8 महीने बाद तक केसेस आते हैं। जो सद्दे मंजे वहाँ पे ऑलरेडी पतंग कट गई, वहाँ पे ऑलरेडी रह गए हैं। अच्छा, जो पेड़ों में या तारों में में लटके हुए फंसे हुए रह जाते हैं। तो उसमें हमारे पास 8-8-9 महीने बाद तक केसेस आते हैं। और हर तरह की, अलग अलग तरह की चिड़िया, इवन चील भी फंसी हुई हमने कई बार निकाली है। कौवे भी है, कबूतर भी है, चिड़िया भी है, कमेरी भी है। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। मेरी जो एक्चुअली महारत जो है, वो मैं देसी चीज़ों से बचाव करता हूँ। आपने कोई देसी जुगाड़ अपने आप ही बनाया है?
नहीं, देखिए अमृता जी, उसमें ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि जो भी गिरा है पशु या पक्षी या टंगा हुआ उसको कैसे निकालना है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, गहराई कितनी है, अगर कुएं में है तो वो हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, हम उसको ऊपर से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, आपको नीचे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि वो डरा हुआ होता है, अगर डॉग या कैट है कुएं में गिर गया तो नीचे जाएंगे तो वो हमला भी कर सकता है। तो ऐसे ही एक केस मेरे पास आया था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जौहरी बाजार में गोपाल जी के रास्ते से, वहाँ मेरे रिलेशन में हैं, उनको पता था मैं ये काम करता हूँ, तो उनके यहाँ पे, क्योंकि लाल भवन में हैं वो, अच्छे पदाधिकारी हैं वो, उनके यहाँ पे एक बुजुर्ग आए, बोले एक ऐसी बिल्ली गिर गई है गोपाल जी के रास्ते में। ज़्यादा नहीं था वो, सिर्फ 50 फुट गहरा कुआं ही था, खुला हुआ कुआं था खुला। जिसमें गिरा था। तो सब जनों ने कोशिश कर ली, बहुत लोग आए गए, नीचे उतरते हैं तो हमला करती, तो उनका मेरे पास कॉल आया, अब मैं इमीडिएटली चला गया, पर उस दिन मेरे को ध्यान रहा नहीं, मैं बेयर हैंड गया, कुछ भी लेके नहीं गया, मेरे को ध्यान नहीं, उस दिन इलेक्शन डे था तो सारी दुकानें बंद थी। वहाँ जाके देखा तो लोग एक्चुअली बहुत संदेह भरी निगाह से देख रहे थे, और एक दो ने तो कह भी दिया था अब ये आए निकालने, इतने आए गए, अब ये क्या निकालेंगे। ठीक है, अब वो बिल्ली हिल ही नहीं रही थी, मैं आपको जुगाड़ की चीज़ बता रहा हूँ। अब कुछ कम समझदार लोगों ने ये भी बोला पत्थर मारो, तो छोटा सा भी पत्थर 50 फुट से गिरेगा तो कितनी चोट लगेगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी उस पर डाला, नहीं उठी, और भी हर तरह के प्रयास करे, नहीं उठी, हिली नहीं वो, हमको पता ही नहीं जिंदा है या नहीं है। फिर फाइनली मैंने किसी से बोला मेरे को एक धागा दे दो, सुई धागे वाला एक गट्टी धागा, उन्होंने दिया, मैंने सिगरेट ली, और सिगरेट के जो फिल्टर होता है पीछे की तरफ, उसके जस्ट आगे एक पटाखा भी मांगा मैंने, छोटे से छोटा पटाखा, वो वहाँ पे पटाखा बांध दिया, उसकी जो दूध होती है, और सिगरेट जला के बिल्ली के करीब 10 फुट 8-10 फुट ऊपर उसको बस वहीं पे लटका के छोड़ दिया। लटका के छोड़ दिया। तो हमारे पास करीब 4 या 5 मिनट का टाइम बॉम्ब बन गया वो। सिगरेट जलती हुई पीछे आई, जब वो उसमें फटाके की तूत में आई, वो वहां तक जली, तो पटाखा वो फूटा एकदम से। वो उसमें आग लगी, फिर वो फूटा, और जैसे ही फूटा तो बिल्ली ने हरकत करी। अच्छा, वो थोड़ा सा डर के घबरा के घबरा, वरना तो पानी से भी नहीं हिल रही थी वो, तो हमको मालूम चल गया जिंदा है। जिंदा है। फिर मेरे को एक वहाँ से वो पैकिंग का रोल मिल गया था, चपटी रस्सी का, एकदम नया किसी के पास पड़ा था, और एक फटा हुआ त्रिपाल, तो मैंने इस तरह का एक ट्रैप बनाया कि जैसे ही वो उसमें आए और हम खींचें, तो जैसे ये त्रिपाल है पूरा चौकोर, तो वो ऐसे हो जाए, अच्छा, तो कहीं से निकले नहीं वो। एक तरह से पोटली बन जाए, गठरी। हाँ, इट इज़ बंद हो डिफिकल्ट, मतलब इजी नहीं उसको बनाना, क्योंकि जगह जगह आपको वो करना पिरोना पड़ता है, पड़ेगा रस्सी पे। और करीब करीब 6 रस्सियां हमको करके और एक रस्सी से कनेक्ट करना पड़ा, और उसको लोअर करना सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि जब हम लोअर करते हैं वो यूं है तो वो यूं फैल जाता था, तो वो उसके लिए थोड़े थोड़े मैंने वेट नीचे बांधे, उस हिसाब से फिर धीरे धीरे लोअर किया। एनीवे, तो फिर जब वो बिल्ली ऊपर आई तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, सबको छोड़ के सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी, उसने कुएं की डोली पे छलांग लगाई और भाग गई वो। आपको धन्यवाद दे दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं मेरे साथ। एक बिल्ली का मुझे ध्यान है, 6 महीने कुएं में थी किसी गांव में। 6 महीने तक वो जिंदा कैसे रही 6 महीने, और आपने निकाला कैसे उसको? उसमें हुआ ये कि ये है आगरा रोड के अंदर किसी गांव में, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर होगा। हाँ, तो वहाँ मेरे पास कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे है, यहाँ पे ये बिल्ली गिरी हुई है, डिटेल ली, और वहाँ जब पहुँचे तो उससे बात ही, बोले साहब 6 महीने से गिरी हुई है। यही मैं जानना चाह रही हूँ, 6 महीने से बिल्ली जिंदा कैसे तो हुई? वो बोले हम तो रोज खाना पानी दे रहे थे, अच्छा, पर फाइनली हमने अब कुछ दिनों से ये सोचा कि यार अब खाना पानी देना बंद करते हैं, रोज का झंझट है, ये कौन दे। ओहो, तो फिर कहीं से आपका मालूम चला, फिर आपको फ़ोन किया, और उसके बाद जाके देखा तो अंदर तो कचरा भी भयंकर था, वो ऊपर से दिखे नहीं,
अच्छा, ये सारे कुएं सूखे थे जो पिछला बताया आपने, और नहीं, कई गीले भी मिलते हैं, अच्छा कई गीले भी। ऐसा है कि जैसे कि अभी एक मैं बीच में बोल रहा हूँ आपको, एक अंधी गाय, दोनों आँख से अंधी गाय गांव में, टोंक रोड में, वहाँ पे एक गांव है इंटीरियर में, वहाँ गिरी हुई थी और दोनों आँख से अंधी थी वो। उसमें पानी भी था और गांव वाले ने समझदारी ये करी, उसका जैसे तैसे करके एक सींग बांध के ऊपर रस्सी अटका के रखी। अच्छा फिर हमने उसको रेस्क्यू कर लिया वहाँ से। तो ये जो बिल्ली का मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, नीचे उतरना पड़ा ऊपर से। तो वो क्या है कि इतना सारा कचरा था, कभी किसी डब्बे में घुस जाए, कहीं कहाँ घुस जाए। उसके एक दिन पहले स्टाफ को भेजा था, वहाँ पिंजरा भी छोड़ के आए थे हम। हमारा जो केज है मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी मैं इक्विपमेंट्स भी डिज़ाइन करता हूँ। उसमें उसकी पसंद की खाने की चीज़ रख दी। हम नॉन वेज वैसे नहीं रखते, हम काम में नहीं लेते, तो ताकि वो जैसे ही उसमें आए पिंजरा बंद हो जाए और ऊपर खींच लें। पर वो उसमें नहीं आई, तो नेक्स्ट डे फिर मेरे को जाना पड़ा। फिर उससे जब मालूम हुआ, उसने बोला 6 महीने से गिरी हुई है। तो फिर उसको नीचे उतर के और फिर उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके ऊपर जब लाए तो कुएं से आप करीब 50 1 मीटर आगे हमने छोड़ा, और पूरा खेत ही खेत था, और उसके करीब काफ़ी बहुत बड़ा खेत था, काफ़ी आगे पेड़ थे। वो छोड़ते ही जो भागी है, जैसे जो आज़ादी मिली है, मतलब उसको देख के दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। अमृता जी सही बता रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसा कमा के वो खुशी नहीं होती है। आप जान तो बड़ी चीज़ है, आप प्यासे को भी आप पानी पिला दें और उसको आप देखें कि उसकी आत्मा कितनी तृप्त हो रही है। हाँ, कितनी तृप्ति होती है उसको तो देख वो के, खुशी, बहुत खुशी। हाँ वो खुशी पैसा, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात किसी में भी नहीं है। वो इतनी खुशी मिलती है मेरे को एक चीज़ से। तो इस तरह से ये रेस्क्यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एक आध बार मैंने सुना था आप स्कूल बस से बच्चों के उसने आपने चिड़ियों को बचाया था, चढ़ के जो तार पे फंस जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वगैरह होते हैं बाहर। तो ये केसेस भी बहुत आते हैं। तो ये क्या आसान है क्या, बिजली के खंभों पे या तार पे चढ़ना या उतारना, या लोग इसके लिए परमिट करते हैं? वो बस कौन सी स्कूल की थी? वो खबर बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे लग रहा है काफी लोगों ने उसकी चर्चा की थी और तारीफ की थी। ये मैं ऑलरेडी कहीं गया हुआ था, किसी गौशाला गया हुआ था। वहाँ मेरे साथ एक फ्रेंड भी था, अमित। वहाँ से हम आ रहे थे तो रामबाग सर्कल से मेरे को कॉल आया कि एक पिजन है, वो इंजर्ड है काफ़ी। अच्छा तो उसको लिया, फिर उसको जैसे ही छोड़ा शेल्टर में, और फिर फ़ोन आया कि साहब ये बगड़िया भवन की बात है। अंदर गली जो है, बगड़िया भवन में काफ़ी गलियां हैं, हाँ बगड़िया भवन के पीछे की तरफ, तो वहाँ पे तार पे एक पंछी लटका हुआ है। मैं गया और ऑफिस मेरा पास में ही था, तो फटा उसको देख लिया मैंने, जाके देखा, फटाफट ऑफिस गया, बांस वगैरह कुछ इस चीज़ें लेके आया। मैं हमेशा मतलब ये बनाता भी हूँ और वैसे भी रख लेता हूँ मैं। आज सुबह भी एक्चुअली एक रेस्क्यू हुआ ऐसा, स्टाफ था नहीं, दूर था, दूसरे को बुलाया, उसके पास इक्विपमेंट नहीं था, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था घर पे, मतलब ये रहा इक्विपमेंट, रेस्क्यू करते हैं वैसे। वहाँ गया, अब देखा कि वो हाइट तो है ज़्यादा, हाइट क्या और कर, दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी के वजह और तार पे और इलेक्ट्रिसिटी, पोल तो हाँ, करंट लगने का करंट फिर का वो होता है। अच्छा, हमको तो होता ही होता है, उसमें ये है चिड़िया भी दो तार से नहीं टकरानी चाहिए हाँ पंख फैला के। तो बहुत एहतियात से करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब सोच समझ के करना पड़ता है ये। उसके बाद मतलब ठीक है, अब मैं तो वो जो बांस रखा हुआ है वो तो गीला भी नहीं होना चाहिए, लकड़ी का ही था, आगे आरी लगी हुई थी, एक लोहे की होती है वो। वहाँ से फॉर्चुनेटली एक स्कूल बस जा रही थी, और मैं तो कोशिश ही कर रहा था। वो स्कूल बस, मैंने उसको रोका, मतलब ये देखो ऊपर ऐसे ऐसे चिड़िया ये फंसी हुई है। तो ड्राइवर को बोला मैंने, उसने कुछ भी नहीं बोला, रिवर्स करी, ठीक उसके नीचे बस लगा दी। अच्छे लोग भी होते हैं, सीधी बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। और जब मैंने औरों को भी बताया, मैंने, आप देखिए तार पे वो है, थोड़ी सी दूर खंबे पे उसका साथी बैठा हुआ था। अच्छा और ऐसे केसेस कई हुए मेरे साथ, साथी बैठा रहता है, वो वेट करता है। कि कोई इसको हाँ हाँ। बचा ले। तो वो उस बस ड्राइवर का, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, उसने मदद करी मेरे को। हालांकि 10 15 मिनट लगे होंगे सारा सब कुछ करने में,
उसने ये भी नहीं बोला कि बच्चे लेट हो रहे हैं, ये भी इतना अच्छा ड्राइवर था, मैं यही सोच रही हूँ, बहुत कम लोग हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उसने ये काम किया और सच में बहुत दिल वाला इंसान। और जैसे ही मैंने उसका वो मंजा था पतंग वाला, अच्छा, उसको काटा, तो पहले तो वहाँ जो लोग थे बोले नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी, बोला नहीं गिरेगी नीचे। जैसे ही काटा वो उड़ी, उसके साथ उसका जो साथी था, दोनों एक साथ उड़ गए फिर, के आगे एक साथ। कितना अच्छा लगा वो और देख। और सबसे मजे की बात है, बच्चे बाहर नहीं निकले थे स्कूल बस से, वो खिड़की में से देख रहे थे, बाहर वाले भी चिल्लाए, वो भी देख रहे थे, और सब बच्चे भी तालियां बजा रहे थे। अच्छा, ताली भी बज गई इसकी। हाँ, वाह। कि मतलब एक जान बच गई। बच्चों में तो बहुत कोमल और सच्चा दिल होता है, तो उनको भी बहुत ही और बच्चों पसंद। को एक प्रेरणा भी तो मिले ना। हाँ हाँ, आप बचपन से अगर उनको ये चीज बचपन दिखाएंगे ना, तो बिल्कुल। उनमें भी ये चीज बीज आरोपित उनमें होगा ना। तो ये बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। ये जो संस्कार है, हाँ, ये बच्चों में पढ़ना चाहिए। मैं तो बल्कि एक चीज कहूंगा सबको जो भी देख रहे हैं, हर फादर मदर ऐसा काम करें जिससे उनके बच्चे उन पे गर्व करें, और कभी भी इस तरह का गलत काम नहीं होना चाहिए कि बच्चे भी सीखें कि वही गलत कर रहे हैं या कुछ इस तरह से है। तो सारे काम, हर चीज लाइफ में मैंने एक ही चीज, ना कभी झूठ बोलना, ना कुछ ऐसा, ना गलत काम करना, ना मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, ना नाम के पीछे भागता हूँ। नाम का तो जैसे आपको पता ही है, मोटरसाइकिल रेसिंग में नेशनल चैंपियन रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम, तो नाम की भी कमी नहीं है, पर उससे ज़्यादा जो दिल को सुकून देता है वो जानवरों को बचाने, खाना खिलाना, पानी पिलाना, बचाना, इलाज करना। नहीं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, और इसके लिए थोड़े संसाधन की ज़रूरत होती है। जैसे आपने खाना खिलाने की बात कही, तो किस तरह से खिलाते हैं? क्या आप अपने घर से सारी व्यवस्था करते हैं, लोगों से इसमें सहयोग लेते हैं, या कोई सरकारी सहयोग है? किस तरह? सरकार का तो आप भूल ही जाइए, उससे तो कभी बोला भी नहीं मैंने, और नहीं होता तो, क्योंकि बिजनेसमैन हूँ, खुद का करता हूँ, और कुछ लोग हैं जो कभी कभी डोनेट करते हैं, तो उससे गाड़ी चल जाती है अपनी अच्छी खासी। और जहाँ तक खिलाने की बात है, मेरा ऑफिस जहाँ पे है, वहाँ जितने भी आसपास के डॉग्स हैं उनको मैं रेडीमेड खाना खिलाता हूँ। घर के आसपास जितने भी हैं उनको दूध, रेडीमेड खाना, पार्ले जी बिस्किट, ये जाते हैं। उसके अलावा हमने एक रूट कर रखा है, करीब करीब 90-100 के आसपास डॉग्स हैं, उनका खाना बनता है। उस रूट पे जो डॉग्स हैं पूरे, हाँ, उस रूट उनका खाना बनता है, और टोटल वेजिटेरियन खाना बनता है, उसमें दूध भी मिलाया जाता है, वरना खाते नहीं है वो। तो वो फिर उनको देते हैं, एक स्टाफ है वो वहाँ पे जाता है, और उनको उस रूट पे जहाँ जहाँ डॉग्स दिखते हैं, क्योंकि वो तो मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही वेट करते हैं, आ गए आ गया, तो पास में और आ जाते हैं। वो है, गायों का अपना अलग रहता है, तो जितना आप गायों को क्या देते? गायों को अपन चारा, और एक छाबड़ा जी हैं धर्मेंद्र जी, वो 50 बरसों से 50 रोटी तो वो दे रहे हैं। अच्छा, वो और हरा चारा आप बाजार से लाते हैं? हरा वो अलग है। तो ये कौन सा रूट है जो कुत्तों का है? और कुत्तों का मानसरोवर के बाद आप अंदर की तरफ जाते हैं, गांव की तरफ, अच्छा, है ना, उधर। वो तो इधर है, और ये वाला श्यामनगर के इधर है, गायों का जो मैं आपको बता रहा हूँ। और गायों का आप इलाज भी करते हैं? जैसे सड़कों पे ये गायें घूमती रहती हैं, हम देखते हैं शहर में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन गांव में शहर में जो घूमती हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क के किनारे पड़ जाती हैं, तो इनका रेस्क्यू भी आप करते हैं, तो वो किस तरह करते हैं, और फिर ये रेस्क्यू करके कहाँ भेजते हैं? देखिए, इसमें पहले मैं पहले वाली आपको बात बता, तो जो खाने की जो बात थी, मैं इस तरह से भी करता हूँ, जैसे मैं शाम को कहीं निकला, सुबह नहीं शाम की बात कर रहा हूँ आपसे, शाम को कहीं निकला तो मुझे पता है कहाँ कहाँ गाय होती है या क्या है, तो मैं उनके लिए कुछ, डिपेंड कितनी गाय है उस हिसाब से सब्जियां खरीद लेता हूँ। अच्छा, ये जो बाजार में मिलते हैं, हाँ ये हाँ हाँ, ठेलों पे कोई भी आसपास ठेले वाले, हैं। सब्जी वाले से आप ले लीजिए, और वो उनको देता हूँ। तो बहुत भूखी होती हैं, बहुत ज़्यादा भूखी होती हैं, छिलियाँ खाती रहती हैं। तो ये है। और आप इलाज की बात कर रहे हैं, इलाज में भी कई तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि
खुरपका एक बीमारी होती है। कई बार जैसे थोड़ा सा अभी बारिश के टाइम में काफ़ी ये होता है, थोड़ा सा भी कटवट लग गया तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। खुरपका तो असली किसानों के भी जो पशुपालक होते हैं होते हैं, उनके यहाँ भी होते हैं, तो उसका इलाज वो करवाते हैं। उस हिसाब से अगर कोई बीमार है, किसी के बुखार हो रहा है या कुछ कैल्शियम वगैरह की कमी है, तो अब प्रॉपर वहाँ पे ड्रिप वगैरह लगती है वहीं साइट पे, हम लेके अच्छा, वहीं on आते site हैं। treatment ऑन साइट, करते हैं। सारा ऑन साइट होता है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी ड्रिप वगैरह लगती है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए वहाँ पे ड्रिप लगा के पूरा वेट करते हैं उसका, खाना पानी उसको अलग से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक हो जाती है तो फिर स्टाफ आ जाता है। दूसरी जो आपका स्टाफ वहीं रहता है, वो देखभाल करता है? जब हार्डली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे एक घंटे में हो जाता है। अच्छा। डिपेंड करता है क्या बीमारी है, खड़ी तो हो जाती है गाय, ये तो है। और जैसे एक्सीडेंट केसेस हैं उसमें बड़ा दिक्कत वाली बात होती है, जैसे हाईवे पे है, क्योंकि अपने पास गाड़ी भी है, अपने पास अपन ने गाड़ी में विंच लगा रखा है एक, तो उसमें क्या उसको बांध दिया, बटन दबाया तो वो इवन सांड भी है उसको भी खींच लेता है वो। अच्छा, ऑटोमेटिक तरीके से हाँ, उसमें आ पर जाता है। ऊपर उठाने के लिए दिक्कत आती है, तो उसके सारे जुगाड़ अपन रखते हैं, फंटे रख लिए, बल्लियां रख ली, उससे उसको ऊपर कर लिया। बैठा ऐसे में लोग वाले भी मदद कर देते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं आसपास वरना के मैंने- या राहगीर अच्छा, राहगीर, हाईवे पे। ठीक है। मैंने तो कई बार देखा है जिस तरह से चढ़ाते हैं जो गाड़ियां आती हैं निगम की, और वो इतना बुरी तरह चढ़ाते हैं कि उसमें ही जख्मी हो जाते हैं। नहीं, अब मेरा तो सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी जानवर को कोई एक्स्ट्रा नहीं लगनी चाहिए, और तुम आके उनको लेके भी आ रहे हो, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो, तो गाड़ी भी धीरे चलेगी, क्योंकि अगर आपके गड्ढा आ गया है, स्पीड ब्रेकर आ गया, वो उछलेंगे तो उनको पहले ही इतनी तकलीफ पहले हो रही है। तकलीफ में हड्डी टूटी है या हाँ। चमड़ी छिली हुई है, मांस निकला हुआ है, उसमें फिर वो हाँ, गड्ढे में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि आप एक्चुअली फोटो भी नहीं देख सकते, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। सींग टूट जाते हैं, कई बार सींग से खून निकल रहा है और उसमें सींग की जगह पे मैगट्स पड़े हुए, ये स्थिति कई बार देखी है सड़कों पे। मैं आपको अभी 15 दिन के अंदर अंदर की बात बता रहा हूँ। एक यहाँ से करीब 100 से 125 किलोमीटर टोंक रोड पे एक गांव है, वहाँ पे अपना स्टाफ जो है वो वहीं का ही है। तो फ़ोन आया कि भाई एक गाय है, उसके जख्म हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, मेरे पास फ़ोटो भी है सारी। वहाँ उसको बोला कि मैं बोला अब भी जाओ, पहले जाओ, शाम हो गई थी। तो बोले साहब पहुँचने में 2-2.5 घंटे तो लगेंगे। बोला पर उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसने फ़ोन किया, हम अभी आ रहे हैं। तो उसने मना किया कि भाई अभी मत आओ, गाय पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसने बोला कि जब भी आए उसको एक जगह या तो आप घेर के उसको घेर, मतलब कोई ऐसा हो जहाँ दीवारें हो वहाँ रखो या बांध के रखो। फिर वो सब हो गया, अर्ली मॉर्निंग मैंने भेजा उनको, बोला अब तो आ गई होगी। बोले हाँ साहब अब तो आ गई है, अभी अभी बात हुई है। वहाँ गए तो एक तो गाय थी जिसमें बैक पोर्शन से एक गाय का शरीर निकल रहा था, उसको ठीक, इंटरनल ऑर्गन बाहर हो हाँ रहा था। उसको ठीक किया। उसके बाद उस गाय को, जिसके ये बोल रहे थे वूंड है, लेफ्ट साइड की आँख और ये कान के इधर करीब इतना बड़ा वूंड, आँख तो पूरी कीड़े खा गए थे, थी नहीं, ओह, और वो वूंड में से भी इतने कीड़े निकले कि बस। तो फाइनली उसका वहीं पे पूरा ट्रीटमेंट किया, फिर उसको लेके आए, दोनों को लेके आए, शेल्टर छोड़ा, क्योंकि एक बार में ठीक नहीं होती। मेरा ये है, लंबा ट्रीटमेंट चाहिए हाँ जब तक और पूरी देखभाल चाहिए इसको। अमृता जी खाना पूर्ति अपन करते ही नहीं, आप तो जुड़े हुए हैं, आप खुद इतना, कोई भी पशु पक्षी आपको दिख जाता है आप भागते भागते आते हैं। तो आप भी इतने सेंसिटिव। नहीं, अब आप मिल गए तो अब उसकी आपकी सेवाओं का तो हम लाभ उठाएंगे ना पशु पक्षियों के लिए। पर टाइम भी ऐसा नहीं है, एक बार आप यहीं पे पास में ही कहीं खासा कोठी या कहीं पे आप गए थे, एक पंछी को गाड़ी में रखा हुआ, कबूतर। कबूतर था असल में, वो मीटिंग के लिए गई थी मैं, हाँ तो किसी ने गाड़ी निकाली पार्किंग में से और मैं एंटर हो रही थी, पार्किंग में जा रही थी, और उसकी गाड़ी से वो हिट होता हुआ चला गया। और उसने देखा लेकिन रोके नहीं। तो जो वहाँ पे वॉचमैन थे वहाँ के, उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि ये जो है ना ये इस तरह से हुआ है और आप इसको ले जाइए। मैं मीटिंग में जा रही थी, हाँ मैंने उसको देखा,
इतनी चोट नहीं है कि ये तुरंत इसको कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर मैं उस हिसाब से करती। नहीं, पर आपने मैंने ये इसको भी गाड़ी में रखा और रखती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे डब्बे जूते के जिसमें वो बंद करके रखो, पानी भी है तो थोड़ा सा पानी पिलाया, पिछली सीट पर उसको आराम से रखा। लेकिन वो वॉचमैन की भी मैं तारीफ करूंगी, देखिए ऐसे लोग मिलते मिलते हैं। उन्होंने मुझे बोला। और फिर जब मैंने गाड़ी के कांच चढ़ाए तो उन्होंने कहा थोड़ा सा कांच खुला रखिए इसके सांस से ही हालांकि उसके लिए काफी ऑक्सीजन था कम, फिर भी मैंने उनकी बात मानी। मैंने कहा वो कह रहे हैं तो उनके मन को तसल्ली हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा स्लिट खोल के छोड़ा और मैं गई फिर मीटिंग पूरी करके। नहीं, और फिर उसको आपका फोन आया था मेरे पास और आपने फिर ये भी कहा था मेरा पूरी मीटिंग में मन नहीं लगा। वो तो स्वाभाविक है। लेकिन लोग सेंसिटिव होते हैं, मैंने देखा है, लेकिन इनसेंसिटिव भी होते हैं जब वो दोनों गाड़ी ही से तरीके हिट के करके होते गए, हैं, पर सेंसिटिव कम होते हैं। कम होते हैं। सीधी बात यही है। उसको चोट लगी थी पर वो पंख फड़फड़ा रहा था तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में ठीक हो जाए। जी। एक बार मुझे एक कौवा मिला था। हाँ हाँ, आप जब लेके आए थे ऑफिस। आप थे नहीं। हाँ, मैं जगतपुरा किसको रेस्क्यू करने गया था मैं, एक पता नहीं कौन सा एक जानवर था, उसको रेस्क्यू करने गया था। लेकिन अब आपका फोन आया आपके था। स्टाफ बहुत ट्रेंड है, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो आपके शॉप है अब वो तो रेस्क्यू सेंटर नहीं है, लेकिन आपकी जो शॉप है, जो आपका बिजनेस है, वहाँ पे भी आपने लोगों को ट्रेन किया हुआ है कि कोई भी इस तरह से लेके आए तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दो। और वो कौवा मैं बताऊं सड़क के आसपास ही, मतलब ट्रैफिक जा रही है और कोई रोक नहीं रहा है हाँ, और मुझे लग रहा था किसी न किसी गाड़ी आ के नीचे जाता आए। तो आप नहीं उठाते तो मैंने आइए। बीच रास्ते में गाड़ी रोकी टिपर जला के और उसके बाद वो फिर डिवाइडर पे पहुंच गया। लेकिन हाँ, फिर मैं वही कहूंगी 2-4 लोग तुरंत आ गए क्योंकि वो फुदक रहा था, चल तो नहीं पा रहा था, मतलब उड़ नहीं पा रहा था, फुदक रहा था। तो दूसरी तरफ डिवाइडर के खड़े हो गए और उन्होंने उसको उधर से घेरा। फिर मैंने उसको दबोच के ऊपर से पकड़ा, फिर मैं गाड़ी में उसको जूते के डब्बे में रख के लाई। तो इस तरह से लोगों के सहयोग से ही होता है काम। पहले फिर खुद आपके का दिल होना चाहिए, सबसे पहले तो खुद की सोच होनी चाहिए सबसे पहले, फिर लोग सामने आते हैं। कि तो मेरे पास कितने सारे केसेस आते हैं, कुत्ता जैसे सपोज उसके वूंड हो गया, मैगेट्स पड़े हुए हैं या पैरालिसिस है और वो बहुत पुराना केस है, ऐसे हजारों लोगों ने देखा होगा, पर हजारों में से एक आध ही फोन करता है। मेरे साथ एक घोड़े का भी हो गया था अजमेर पुलिया पे। वो घोड़ा वाला तो घोड़ा लेके भाग गया क्योंकि घोड़ा गिर गया था, ऐसा लगा बचेगा नहीं। मैं वहाँ से पीसीआर भी निकली, उनको भी बोला। ये बहुत पुरानी बात है जब एनजीओ नहीं था। अच्छा, इतने लोगों को रोका भाई, ये बात है करीब 5-5:30 के आसपास की शाम शाम। मैं खेलने जा रहा था एक्चुअली, तो मैं खेलने नहीं गया, मैं उसके पास ही रुक गया। फ्रेंड्स को बुलाया, वो आ गए, इत्तों को रोका, कोई नहीं रुका। फाइनली बहुत सब जगह फ़ोन कर लिया मैंने, नगर निगम हो, एनजीओज हो, कोई भी नहीं आया। पुलिस से भी कहलवा दिया, वो लोग आए थे पीसीआर, कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली फिर एक पिकअप वाला आया, बोलेरो टाइप इस तरह की, उसकी नई नई गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी ऑलमोस्ट। मैंने उसको बोला ये है और इधर यहाँ शेल्टर पे छोड़ना है। फिर वो घोड़ा बहुत सबकी मदद से, बड़ी मुश्किलों से, एक बार तो वो थोड़ा खड़ा भी हो गया और मेरे को डर लगा कि नीचे नहीं गिर जाए रेलवे ट्रैक। अच्छा, फ्लाईओवर पे था। फिर जैसे तैसे काबू करके उसको उसमें रखा। 2-3 जने उसमें खड़े हुए, उसके पाँव पकड़ के कि खड़ा नहीं हो जाए, उसमें से भी कूद सकता था, हालांकि उसमें जान भी बहुत कम थी। फाइनली उसको वहाँ ले गए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह चालू कराया। फिर मैं बाहर आया, फिर पिकअप वाले को थैंक यू करके पैसे पूछे, कितने पैसे हैं। अमृता जी साफ मना कर दिया, मैं 1 पैसा नहीं लूँगा, साफ मना कर दिया उसने। बोले इस काम के मैं 1 पैसा भी नहीं, हालांकि उसकी तो वो चलती लोडिंग में थी गाड़ी, उसका तो बिजनेस है ही, 1 पैसा भी नहीं लिया उसने। कुछ अच्छे लोगों की बदौलत ही ये काम आगे बढ़ पा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें वो सक्रियता नहीं दिखाते। ज़्यादातर नहीं। जब इंसानों के लिए नहीं दिखाते हैं तो पशु पक्षी तो बहुत दूर। पर फिर भी अमृता जी, इंसान फिर भी बोल सकता है, उसका परिवार होता है, दोस्त होते हैं, फोन होता है। हाँ, वो लोग सर्च करते हुए आते हैं, खोजते हुए इनके लिए ये अपनी पीड़ा तक नहीं बता, भूख प्यास नहीं बता सकते। तो मेरे हिसाब से आई एम ब्लेस्ड कि भगवान की इतनी कृपा है कि वो ये काम करा रहे हैं मुझसे।
मैं भगवान का इतना शुक्रिया रोज करता हूँ कि वो मुझसे ये काम करा रहा है, वरना किसी के पास टाइम कहाँ है आज की दुनिया में। ये तो ऐसे ही पड़े पड़े मर जाते हैं भूखे प्यासे, तबीयत खराब हो। कितने पैरालिसिस डॉग्स होते हैं जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और जिंदगी भर पैरालिसिस में निकालना पड़ा। खाना खाने के लिए भी, एक वक्त की रोटी के लिए भी 2 पाँव से घिसट घिसट के चलते हैं। जाना पड़ता है, और बिल्कुल। उसमें कई बार उसमें उनके वूंड हो जाते हैं, फिर कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम तो 200-200 किलोमीटर से रेस्क्यू करते हैं। अभी इस तरह का ही एक शाहपुरा के आगे एक केस था, एक बच्चा था, उसको भी किया, कीड़े पड़े हुए, पाँव मोटे सूज रहे हैं, पैरालिसिस है। फिर उसको लेके आए वहाँ पे, सबसे पहले तो वहाँ इलाज करते हैं, यहाँ भी होता है, ताकि थोड़ा पेन तो कम हो। खाना पानी देते हैं उसको, इंस्टेंट थोड़ा उसको। हाँ थोड़ा रिलीफ हो उसको, फिर लेके आते हैं। तो देखिए ऊपर वाला जितना करा दे उतना ही अच्छा। आपके पास अपना सेंटर है जहाँ पे आप इनको रखते हैं, या अलग अलग सेंटर्स में भेजते हैं, कैसे होता है? क्योंकि नहीं, सबका मेरे इलाज पास- तो बाहर नहीं हो सकता। अमृता जी शेल्टर नहीं है मेरे पास। तो फिर इस तरह के पशुओं को आप कहाँ रखते हैं? इसको अलग अलग, बीच में तो क्या हुआ था, मैंने कभी कोई जान पहचान वाला है तो जैसे कोई भी है जिसका खाली प्लॉट है उसमें रख दिया, जैसे कोई चौकीदार है वहाँ रख दिया, उसको पैसे दे दिए, खाना पानी इलाज वो अपन करा देते हैं, वो ध्यान रख लेना बस। इस तरह से कभी किसी का मकान खाली पड़ा है वहाँ दे दिया, कभी किसी शेल्टर में अपन ने भेज दिया, दूसरों का सेंटर। दूसरों का, अपने पास तो है ही नहीं। और जहाँ तक पक्षियों का है तो सांगानेरी गेट पे जो पक्षी चिकित्सालय जयपुर का सबसे पुराना है, सबसे पुराना वही है। वहाँ भी एक आध पक्षी में देकर हाँ तो काफी कुछ चेंजेस हो एक गया। दो बार मैं गिलहरियां भी देकर आई थी। मैंने, उन्होंने कहा नहीं इनको आप रखिए अपने यहाँ, फिर मैं वापस ले आई। लेकिन शुरू में समझ में नहीं आया, बहुत छोटे बच्चे थे, आंखें बंद थी उनकी। हाँ तो उन्होंने कहा हम पक्षी रखते हैं, आप इनको घर में रख लीजिए, पल जाएंगे। हालांकि पालना मुश्किल था, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी पीठ थपथपाती हूँ कि मैंने पाल लिया उनको। अच्छा अच्छा। दोनों बड़े हो गए हाँ, और भाग गए। वो आते जाते थे मुंडेर पर घर के, हाँ। और भी गिलहरियों के साथ मिक्स हो गए वो। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से लेकिन वहाँ पे सिर्फ पक्षी रखते हैं। वहाँ सिर्फ पक्षी रखते हैं, और उनका थोड़ा सा अलग अलग केजेस भी काफ़ी अब बड़े बड़े हो गए हैं, हर तरह से डिफरेंट पक्षी के लिए डिफरेंट केजेस। फाइनली ठीक हो जाते हैं तो एक बड़ा सारा हॉल है, उस पे एंटर होते ही जो लेफ्ट में है हॉल, वहाँ पे हमने बांस की कपच्चियाँ लगा रखी है, जो उड़ के उस वहाँ तक पहुँच गया। हाँ। और फिर वहाँ पे एक झरोखा इतनी बना बड़ी रखा है। झरोखा है, वो उससे बाहर चला जाता, उड़ जाता। ठीक हो गया, फिर वो वहां से उड़ जाता है। हाँ, और कई बार वापस भी आ जाते। वापस मैंने देखा है बहुत सारे, तो इनके दोस्त जो बाहर होते हैं ना, वो अंदर आते हैं, उनके साथ दाना चुगते हैं, खाना खा के, हाँ बस। तो ये बड़ा 2 वे ट्रैफिक है वहाँ पे। हाँ नहीं, अभी वहाँ पे छत पे भी कर दिया है अच्छा कि छत पे भी कोई भी, मतलब खाना और पानी दोनों। अच्छा, छत वाला मैंने नहीं देखा। हाँ छत पे भी वो भी कर दिया है, और पूरी मॉनिटरिंग रहती है वहाँ पे, क्योंकि सीसीटीवी लगा रखे हैं, मोबाइल से हम लोग देखते रहते हैं। कोठारी जी हैं मेन वहाँ पे, वो में हम लोग देखते रहते हैं। कभी सरप्राइज विजिट भी होती है, तो कौन कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारा हम लोग वो रखते हैं। इसमें एक चीज मैं बताऊंगी, कई बार मैंने लोगों को वहाँ ये देखा है बोलते हुए, जो लोग आते हैं विजिटर्स या ऐसे आए जिन्होंने पक्षी दिए, कि जो अच्छे पक्षी दिखते हैं ना, कबूतर है या मुर्गी आ गई, किसी के मुर्गा है जो थोड़ा इंजर्ड था, ठीक हो रहा है, वो कहते हैं ये मुझे दे दीजिए, मैं इनको अच्छे से रखूंगा। अब तो वहाँ दिया तो नहीं, लेकिन लोग ले किस दिलचस्पी में जाते हैं, या क्यों ले जाना चाहते हैं? देखिए हर तरह के लोग होते हैं, गलत लोग भी होते हैं। अभी मालवीय नगर में एक शेल्टर है, उसका आपने पेपर में पढ़ा होगा, रातों रात कुछ पक्षी अलग अलग प्रजाति के थे, सिर्फ कबूतर नहीं थे, चोरी हो गए रातों रात। फिर उसने एफआईआर कराई उन लोगों ने, पेपर में भी आया था ये लोग। तो अब हम क्या करते हैं, कई बार ये भी देखने में आया है कि उधर शेल्टर से कुछ आग चुरा के कोई कोशिश करता है कि भाई एक आध पंछी ले जाऊं साथ में। या तो वो बेच देते हैं या खाने के लिए। ये कितना तो अभी हमने एक खिड़की बना दी है वहाँ पे, तुम अच्छा। बाहर ही खड़े रहो, अंदर से लॉक किया हुआ। अच्छा, अंदर आने की अनुमति ही नहीं है। बहुत जो ट्रस्टवर्दी है वो बात अलग है, बाकी इस तरह से कोई है तो बाहर से हम तुम हमको दे दो बस।
पक्षी चिकित्सालय में भी मैंने देखा बाहर उन्होंने एक बॉक्स बना रखा है, बॉक्स तो अपने इस टाइप का है, और उसको डाल के आप लॉक कर मतलब बंद कर दीजिए और वो ले जाएंगे, बेल बजा दीजिए, हाँ, वो ले जाएंगे। नीचे अपने 2-3 पिंजरे रखे हुए हैं। पिंजरे रखे हैं रात बेरात अगर कोई आ जाता है तो उसमें वो डाल देता डाल है, देता है बस। हाँ, क्योंकि ये एहतियात बहुत और जरूरी फोन है। नंबर भी लिखा हुआ है, डाल के आप फोन कर दीजिए। हाँ। ऐसे ही मानसरोवर में अपन ने एक जगह कर रखा है, एक मंदिर के उधर ना काफी लोग दाना डालते हैं, तो अपन ने 2 पिंजरे लगा रखे हैं वहाँ बड़े बड़े, मतलब करीब इतना, एक पिंजरा इतना बड़ा होगा तो उसमें 5-7 कबूतर आ सकते हैं एक में, प्लस एक और है। अगर 2 कोई एक चील है या कौवा है, अच्छा, अलग अलग है, अलग, अलग अलग ही हाँ रखना अलग ही रखते हैं उनको। और वहाँ फ़ोन नंबर अपन ने लिखे हुए हैं, तो अपने स्टाफ का और हेल्पलाइन नंबर अपना वहाँ लिखा हुआ है। कोई भी आता है वहाँ डालता है, फ़ोन करता है, स्टाफ जाता है सीधे सांगानेरी गेट ले जाके वहाँ उसको हॉस्पिटलाइज करा देता है। तो ऐसे बहुत सारी जानें बच रही है, बहुत सारी। प्रयास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, हम सब सेम ही हैं और सबकी सोच भी सेम है। आप कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, किस काम में आगे बढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर है। जब आप और मैं ये कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर ठीक सकते? नहीं कर सकते। बस। आपने बात सही कही, लेकिन एक बात आपने की, लोग दाना डालते हैं। मेरा एक जो परसेप्शन है ना, ये दाना डालने वाला देखकर मैं अपनी ही घटना बता रही जो मैंने अपने सामने देखा था। कई जगह चौराहों पे जगह जगह दाना डाले जाते हैं। जयपुर में तो ये हाँ। एक तरीका है जो मुझे लगता है, गलत। मेरे हिसाब से मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने वो चौराहा क्रॉस किया ना तो मुझे एक कबूतर मरा हुआ दिखा। वो किसी ने गाड़ी हिट कर दी चलाते हुए, चौराहे से तो एकदम लाइट खुलती है और लोग भागते हैं। हाँ। उसमें वो हालांकि मैंने रोक के देखना चाहा, अगर जिंदा है, थोड़ी भी जान है उसमें, तो मैं कहीं ले जाऊं, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो एक तो ये कि चौराहों पर इस जगह खाना, इनको दाना डालना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, इनको दाना डालने की ज़रूरत क्या है, पक्षी तो खुद चुग लेते हैं। इनके लिए आप जगह छोड़ दें, जैसे पेड़ पौधे हैं, आपके ये गार्डन है, पार्क हैं, पक्षी उन जगहों पे मुक्त होकर खाए पिए। इनको कोई चौराहा, कोई जगह, कोई बिल्डिंग, इस जगह पे क्यों खिलाते हैं? ये सिर्फ देखिए अपन लोगों में ये है, किसी की भी कोई विपत्ति आ जाए या कुछ हो जाए तो पंडित, अगर पंडित ने कह दिया तो करेंगे। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, अभी मुंबई हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा। हाँ, अभी लगाइए बिल्कुल। हाँ, चलिए अब आप बताइए, मुझे ध्यान आ गया, बीच में अगले टोका मैंने। और इसमें आपको देना है तो गाय सांड भी, वो मेल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पेट नहीं है। लोग बोलते हैं पंडित ने बोला गाय को रोटी खिलाओ या काले कुत्ते को खिलाओ, जान तो सभी में होती है, तो आप उनको दीजिए ना। आप जो भी फंड्स आपके पास हैं नियमित रूप से आप उनको दीजिए, जो भी आपको मिल जाए। गली के कुत्ते दूसरी गली में जा नहीं सकते क्योंकि उनके वो एरिया बटाव होता है, दूसरे तो हाँ आने ही नहीं देते। नहीं आने देते। गाय का ऐसा है, इतना भारी शरीर है, वो ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर सकती, तो आप उनको दीजिए। अब मैं जैसे मेरे ऑफिस के वहाँ पे गार्डन भी है, तो मैंने बर्ड फीडर्स भी लगा रखे हैं, कुत्तों को भी है, सबको अलग अलग। तो उसमें मेरे पास वीडियोस भी हैं, इवन तोते भी कई बार आ जाते हैं। नहीं तो गिलहरी तो ऑलमोस्ट आपको वहीं बैठी मिलेगी, मूंगफली खाती है, कभी क्या खाती है, कभी क्या खाती है, देख के इतना खुशी होती है उनको। तो सब एक जिम्मेदारी ले लें, एक वक्त हमको खाना देना, आप दोनों वक्त मत दीजिए, एक वक्त आप पशु पक्षी को उनके लिए थोड़ा थोड़ा कर। तो मुझे लगता है एक वक्त देने से एक ये भी रहता है ना कि उनको एक एनर्जी आ गई। हाँ। अब वो अपना एफर्ट करेंगे कि खाना ढूंढने जाएंगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति पशु पक्षियों में जिंदा रहनी चाहिए कि मुझे खाना ढूंढना है, हाँ, खाना ढूंढना है और आश्रित नहीं रहना। हाँ, ये तो कबूतरों को जो दाना डाल रहे हैं, ये आश्रित बना दिया और ये बेहिसाब खाते हैं और वहीं पड़े वो रहते तो उड़ के जा सकते हैं, खेतों में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। पर जैसे दूसरे और जो जानवर हैं, आप जैसे गिलहरी है या कुछ और भी हैं, कई तो गायब भी हो गए, अपन लोगों ने इतने पेड़ काट दिए, कॉलोनियां बना दी, तो वो कहाँ जाएंगे? तो कम से कम हम उनके लिए तो कुछ करें ना। हैं। जो आपके आसपास दिख रहे हैं अभी, देख रहे हैं उनके लिए आप, तो करें। यकीन नहीं मानेंगे, अगर डॉग्स नहीं हो कॉलोनी में, आप देखिए क्राइम कितना बढ़ जाएगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। वो इतने अपने आर्मी तक रखती है डॉग्स को, पुलिस रखती, क्यों?
कोई तो वजह होगी ना। अभी जो पहाड़ गिरा है, एक डॉग ने कितनी सारी जानें बचाई है। भौंक भौंक को सबको उठाया, सबको मालूम चला, जैसे ही दूर गए पहाड़ गिर गया, कितने सारे मकान ढह गए उसमें। इनमें ये एक सिक्स सेंस होता है। सेंस होता है। पहले तो एक अपने एरिया को समझने की, लोगों को समझने की, दूसरा कोई विपत्ति आ रही है या गलत सोच का व्यक्ति आ रहा है, हाँ, दोनों को पहचानने की उनमें शक्ति होती है। बिल्कुल शक्ति होती है। इवन आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, किसी को बीपी वगैरह या कुछ है, या कुछ और बीमारियां भी है, या स्ट्रेस है, आप 20 मिनट गाय पे हाथ फेर लीजिए, वो काफ़ी कम हो जाएगी। ये तो रिसर्च आ गए और बाहर भी इस पे काफी शोध हुए हैं। और बाहर मतलब विदेशों में तो मैं देख रही हूँ गायों के साथ ये अस्पतालों में उनको लेके आया जाता है चार्ज देकर, हाँ, हेवी हाँ, पेमेंट देकर लाते हैं, और थेरेपी है एक तरह की। थेरेपी है। आप इवन गाय का गोबर तक कितना काम आता है, आप देखिए। बाटी बनाते हैं उस पे, कंडे जब हो जाते हैं घरों पे, उसकी लिपाई करते हैं, छतों पे कंडों को रख देते हैं। हर चीज़ में इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आजकल तो फ्यूनरल के लिए भी गोबर के वो इत्ते इत्ते से बना देते हैं मशीन से, तो फ्यूनरल के लिए लकड़ी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, लकड़ी आपकी वहाँ बच गई। तो फिर कितने पेड़ कटने से बच गए। तो मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपने गाय की बात की, इस पे मुझे एक चीज ध्यान आ रहा है, इतनी सारी गौशालाएं हैं, इनमें गायों की क्या स्थिति आपको दिखती है? देखिए, मैं सब अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर मेरे पास गौशाला होती तो मेरी गौशाला की स्थिति बिल्कुल अलग होती बाकी गौशालाओं से। नहीं, फिर मैं थोड़ा सा घुमा के पूछती हूँ कि जो दूध आ रहा है, या तो कोई वेंडर दे जाता है घरों में, या डेयरी के थ्रू आ रहा है, अलग अलग कलेक्शन होके आ रहा है, ये किस तरह का दूध है और किन अवस्थाओं में, किन स्थितियों में ये गाय रह रही हैं, इस पर थोड़ा आपके का मुझे चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ में हैं इन्वॉल्व, तो आप देखते होंगे, क्योंकि आप उनके इलाज के लिए भी जाते हैं, बचाव के लिए भी जाते हैं। देखिए, दूध का जहाँ तक है, सीधी सी बात, जो डेयरियों में आ रहा है उसमें तो आपके अलग अलग डेयरियों से आ रहा है, एक जगह तो आ नहीं रहा है। और आपने अगर पेपर में पढ़ा होगा, केमिकल से भी दूध बन रहा है। तो जिसकी करनी उसके साथ है, पहली बात मैं ये कहूँगा। पर अगर आपके जो दूध वाला आ रहा है मोटरसाइकिल पे आके आपको दूध दे रहा है, तो मैं सबसे आपसे कहूँगा, सिर्फ आप ही की नहीं, आपके परिवार, पूरा परिवार जुड़ा है इसमें। आपके बच्चे भी हैं, आपके बुजुर्ग लोग भी हैं, आप खुद भी हैं जो वो लोग दूध पी रहे हैं। आपको उस गाय या भैंस को कितनी लंबी चेन से बांधा जाता है जिंदगी भर। पहले ये देखिए, जिंदगी भर क्या वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जा रहा है। तीसरी बात, क्या सपोज बारिश भी आ गई तो वहाँ पे कीचड़ है या नहीं है, सफाई है या नहीं है। चौथी बात, आप ये देखिए उसको क्या खाने को दे रहे हैं लोग, क्योंकि जब तक उसको पौष्टिक खाने को नहीं मिलेगा, दूध भी पौष्टिक नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये। फिर आप ये देखिए, दूध बढ़ाने के लिए तो उनको कोई इंजेक्शन तो नहीं दिया जा रहा, जिससे ऑक्सीटोसिन या इस तरह के इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन सुनने में आता है, जो कि बैन है, पर फिर भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फाइनली वो हमारे पेट में जाता है। बिल्कुल। पहले कहते थे भाई दूध से ये होता है, कैल्शियम मिलता है, ये होता है, वो होता है। आज आप देख लीजिए क्या होता है सबके सामने। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, लोग ही लोग मिलेंगे, आपको बीमारी ही बीमारियां मिलेगी। सबका अपना होता है। तो आप अगर जा रहे हैं, आप अगर दूध वाला आ रहा है तो उससे प्लीज़, और इस चीज़ को फैलाइए आप, कि उसको बोलिए हम दूध तभी लेंगे जब चाहें, या सुबह, रिकॉर्डिंग नहीं, आप वीडियो कॉल करिए, कभी भी बोलना, हम कभी भी कर सकते हैं। तू गायों को, भैंसों को दिखा दे तू कैसे रख रहा है, इसको क्या खाने में दे रहा है, और रिकॉर्डिंग भेजनी है तो आज का जो पेपर है उस पेपर को आप उसको बोलिए यूं रखे, उसकी डेट दिखाए, और फिर वो पूरा शूट करे कि गाय ऐसे ऐसे रह रही है, इतने लंबे उससे बंधी हुई है, उसको आज़ादी भी है, उसके बच्चे को दूध पिया जा रहा है, पीने दिया जा रहा है। क्योंकि ये क्या करते हैं, बच्चा दिखाते हैं और उसको हटा लेते हैं, बच्चे के मुंह पे डब्बा बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं। बच्चा दूर खड़ा हुआ है, देख रहा है कि ये दूध तो मेरा है, ये मेरी माँ का दूध है, और वो निकाल के वो बेच रहा है।
जबकि वो बच्चे को पिलाकर दूध निकाल सकते हैं। देखिए 2 थन बच्चे के लिए होते हैं, 2 थन का आप कुछ भी करें ना, उसमें से जो दूध निकल रहा है वो आप, ठीक है आपने उसको पाला है, सब कुछ है, आपको भी बिजनेस करना है, पर बच्चे को, उसको भूखा मत रखिए आप, उसको मत रखिए भूखा। तो ये तो एक तरह से शोषण हो रहा है ना, और वो दूध हमारे घरों में आ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। और जब बहुत ज्यादा। गायों की इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी सुरक्षा की बात उठ रही है, इतने हंगामे होते हैं उसके लेकर, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ती हूँ। जो मेल काफ होता है, गाय का बछड़ा, अभी सरकार ने रोक लगा दी कि 4 साल तक के जो बछड़े हैं उनका हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब स्थितियाँ ये हो गई हैं कि आप खेतों में जब ट्रैक्टर और ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पशु की ज़रूरत अब खेतों में ख़त्म हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। अब उन मेल पशुओं का क्या करेगा पशुपालक? उसको इतना या तो चारा खिलाए, इतनी उसके पास व्यवस्था हो, या फिर वो पशु क्या करते हैं, वो किसी दूसरों के खेत में जाते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ से पिटते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने जब इस चीज़ पे रोक लगाई है, और रोक लगाना सही है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, नहीं सही है। आप जब हम गाय और गौवंश को हम इतना मान्यता है हमारी पूजते हैं, तो रोक लगाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद आगे आपने उनके संरक्षण के लिए क्या किया, ये सवाल है। देखिए वेरी अनफॉर्चुनेटली आप अगर सड़कों पे भी जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सांड गाय वगैरह दिख जाते हैं अमूमन, पर ना तो हम बुड्ढी गाय देख पाते हैं, हाँ, क्योंकि जब वो दूध देना बंद कर देती है तो जो ओनर होता है वो स्लॉटर हाउस में दे देता है। और जब गाय का बच्चा होता है, अगर वो मेल का मेल है, हाँ, वही प्रॉब्लम है। तो उसको मेरे पास, क्योंकि हम लोग ऑन साइट ट्रीटमेंट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, सारे ही काम करते हैं, तो इतने केसेस आते हैं। कल तक तो था नहीं, ये इतना सा छोटा बच्चा जैसे 2-3 दिन का हो, ये पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे, और उसको कुत्तों ने फाड़ दिया ओह, बुरी तरह से। तो वो जो छोटी डेयरी वाले होते हैं वो उसको रिलोकेट कर छोड़ देते हैं। देते हैं कहीं ले जाकर। इतनी भी शर्म नहीं है, इतना सा भी दिल नहीं है, कम से कम इसको बड़ा होने दो। ये बच्चा संसार में और भी, ना तो ट्रैफिक के बारे मालूम है, दूसरे गाय भैंस उसको अपनाएंगे नहीं, आराम से नहीं अपनाएंगे, ना उसको खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, दूध पीता बच्चा है। हाँ, वही कह रही हूँ मैं, इतना छोटा बच्चा हाँ। अगर कहीं घास वाले एरिया में भी छोड़े तो वो घास चढ़ नहीं सकता। नहीं चढ़ सकता, वो तो दूध पीता है अभी तो 2-3 दिन का। तो इतनी बेरहमी से छोड़ जाते हैं लोग। बहुत ज़्यादा, अब मैं क्या बताऊं, गाय का भी जो दूध पीते हैं, गाय का आप देखिए अर्ली मॉर्निंग दूध निकाल के छोड़ देते हैं कि कचरे में से खा ले। और उस वो कचरे प्लास्टिक भी खाती है, गंदगी भी खाती है, हर चीज़ खाती है। शाम को फिर ले आते हैं, फिर दूध निकालते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और वो दूध अपने लिए बहुत हानिकारक है। अब जयपुर में मैं देखती हूँ ज़्यादातर शहरों में, गलियों में या सड़कों पे पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर है आजकल। तो इस पे किसी संस्था का नाम तो है नहीं, हाँ। लेकिन हमें पता है कि वो आपका ही है पहनाया हुआ। तो इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से आपने शुरू किया, क्यों किया, और क्या दूसरे लोग आपसे ले सकते हैं, या इसकी कोई कीमत है जो अदा करके ली जा सके? देखिए क्योंकि ऑन साइट ट्रीटमेंट सिर्फ अपन करते हैं, तो अपने को पता है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स। वो देखते हुए अपन हर साल हजारों की तादाद में रिफ्लेक्टिव कॉलर्स मंगाते हैं, जो कि आप उसको एडजस्टेबल होते हैं। बच्चों को, पप्स को भी आप पहना सकते हैं, उसको ही बड़ा करके बड़े डॉग्स को भी आप पहना सकते हैं, जो रात में दूर से चमकते हैं, और उससे बहुत सारे एक्सीडेंट बच जाते हैं। हाँ, गाड़ियों के लाइट में भी हाँ। उसमें चमक आ जाती हाँ, है। और जितने भी डॉग फीडर्स वगैरह हैं, हम सबको प्रोवाइड करते हैं और फ्री करते हैं। हमारे किसी काम में एक पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि हम कोई चार्ज कर, किसी से भी नहीं ले। किसी से भी नहीं। अब 200-200 किलोमीटर भी दूर जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट केस है या कुएं में कुत्ते बिल्ली गाय गिर गए, सब कुछ फ्री है, किसी चीज़ के पैसे नहीं लेते हैं। काऊ शेड, एक मैंने ये भी देखा है गर्मी में, जो लोग गायों पे या इस तरह के कार्ट बनाकर लाते हैं, बैल, उस पे कुछ सामान लेके बेचते हैं। हालांकि वो भी मुझे एक झूठ ही दिखता है। चीज़ें होती नहीं है खेतों की, लेकिन वो एक लुक देते हैं कि खेत से लेकर आए हैं। फिर भी उनके गायें
धूप में खड़ी होती हैं और वो सामान बेच रहे होते हैं, गाय पशु कोई भी, बैल होता है मोस्टली, तो गौवंश कह सकते हैं, घोड़े भी होते हैं, वो धूप में खड़े हैं और ये सामान बेच रहे हैं, तो मतलब क्या स्थिति होती है। और उस धूप में, लू में ये चल रहे होते हैं सड़कों पे। कई जगह तो एक जगह खड़े होते हैं, उसमें सीधी सी बात है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो उनके पास पानी है ना चारा है, और हाँ। चलिए खड़ा है तो उसको कहीं छांव में आप बांध दो। नहीं, ये गाड़ी तो अपनी जो है ना कार्ट, ये तो छांव में खड़ी करके सामान बेचेंगे, उनको कहीं भी धूप में खड़ा कर देते हैं। हमने काफ़ी सालों से ये करा है कि उसके ऊपर हम पहले लोहे का लगाते थे, अब प्लास्टिक के पाइप का, जो मोटा पाइप आता है पानी वाला, जो फ्लेक्सिबल भी होता है और हार्ड भी होता है, जो टूटता नहीं है, उसका हम शेड लगाते हैं। जो गेहूं की बोरी होती है उसकी सिंगल करके उसका शेड लगाते हैं वहाँ पे, और उनको प्यार से समझाते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए कमा रहा है, यही कमा के तुमको दे रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, ये इसको पानी चारा तो दो ही दो। और ये जो है इतनी भरी गर्मी होती है, 45 के ऊपर भी टेम्परेचर होता है, ऊपर राजस्थान में तो बहुत सन है, जाता है। इनकी हालत देखो। तो फिर उनको कहते हैं कि पानी लेके आओ और हर आधे पौने घंटे में ऊपर पानी का छिड़काव कर दो। हम इस तरह से लगाते हैं कि ऊपर, हाँ उनके ऊपर भी रहे, पशु के ऊपर, हाँ पशु के ऊपर, और उसको फोल्ड रहता है ऊपर से, आप साइड में गिरा भी सकते हो उसको, ताकि धूप ना लगे, ताकि धूप नहीं लगे, और आप जो पानी डालोगे उससे कूलर की हवा आएगी। ये मैंने कई जगह किया। उसके बाद उनका इंटरव्यू भी लिया, बाद में पूछता भी हूँ मैं, भाई क्या रहा, बोले क्या बताएं, अब तो ये रात को खाना भी खाने लग गया है। तो पशु का भी तो दिमाग गर्म होता है, उसको भी तो गुस्सा आता है, आप धूप में खड़े रखे हो, वो भी चिढ़ेगा और परेशान होगा और बीमार भी होगा। सारी चीजें, इतना वो दिन भर मेहनत करता है, बोला बहुत रिलैक्स होता है रात को, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और वो देखा देखी, आप ये देखिए कि ये जो काट वाले होते हैं, उन्होंने खुद के लिए भी छतरियां रखनी चालू कर दी अब। अच्छा, कि हम उनके लिए क्यों करें, हम तो पशु के लिए करेंगे। हाँ। तो एंड रिजल्ट यही है कि वो बहुत खुश होते हैं, और मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, आप भी कहीं से सब्जी लें, आप जाइए जिसके कार्ड शेड नहीं लगा हुआ है, आप उससे ज़रूर से फ्रूट और सब्जी खरीदिए। आपको अगर 2 किलो खरीदनी है तो आप बोलिए मेरे को 8 किलो खरीदनी है, उससे आप खरीदिए, और फिर बोलिए अरे ये क्या, थोड़ा सा नाटक करिए या आपस में बात करिए, 2 जने हो तो, ये पशु तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, पशु तुमको खाने, मतलब तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हारा घर चल रहा है, तुम पशु की अगर देखभाल नहीं कर सकते हो तो ये रखो सब्जी, हमको नहीं खरीदनी। उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरा इतना माल बिक रहा था, मेरी इस गलती के कारण अब नहीं मिल रहा है, बिक रहा है। तो आप ये चीज़, स्पेशली महिलाएं, आपस में ये चीज़ डिस्कस करें, अपनी किटी पार्टी में या सहेलियों में ये बताएं कि ऐसों से नहीं खरीदे जो अपने पशु का ख्याल नहीं रख रहा है। इन चीज़ों से उन पे भी फ़र्क पड़ेगा और वो लोग फिर पशु के लिए अच्छा ही करेंगे। एक चीज़ मैं देखती हूँ, ये वीडियो आते हैं ना पशु पक्षियों के बचाव के, फॉरेन के बहुत सारे हैं, वहाँ पे जो दिखाते हैं कि उनकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चल रही है, बहुत अच्छा, हमारे भारत से भी ज़्यादा अच्छे उनके क्लिनिक होते हैं, मतलब यहाँ ह्यूमन से टक्कर लेने वाले हैं उनके पशुओं के। इस तरह के आते हैं, लोग बहुत देखते हैं ऐसे व्यूज़, मुझे लगता है व्यूअर्स भी देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत लाइक्स है, कमेंट उसमें बहुत पॉजिटिव। आप उसको देख के क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात पहली चीज़ तो सही है कि वहाँ डॉक्टर्स और क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ से बेटर हैं, पर दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, नॉनवेज भी वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और हमको सिर्फ अच्छी चीज़ उनसे ग्रैब करनी है, जो हमको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा हमको वही लगना चाहिए जो पशु के लिए अच्छा हो रहा है या चिड़िया के लिए अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक बचाव का काम है, हम लोग भी करते हैं बचाव, तो उसमें तो इट इज़ इक्वल, बल्कि उनके पास तो चॉपर भी होता है, इक्विपमेंट्स भी होते हैं, और हम लोग तो बेयर हैंड करते हैं, जो छोटे मोटे में इक्विपमेंट या जो भी ज़रूरत होती है, कई बार वहीं बना लेता हूँ, कई बार जुगाड़ से हम लोग करते हैं। तो विदाउट एनी इक्विपमेंट मान लीजिए आप, ना हमारे पास क्रेन होती है, उनके तो ज़रा सा कुछ हुआ, हेलीकॉप्टर आ गया, क्रेन आ गई, डॉक्टर्स आ गए, पूरी टीम वगैरह, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट पे करती है, यहाँ पे कौन करता है? यहाँ आपको भी पता है, हाँ,
नहीं करता, कुछ एक लोग हैं जो इसमें हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि आप इसमें लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि लोग क्या करें इसमें? आपकी कोई भावना तो होगी ना कि आप जब कर रहे हैं और अकेले दम पे, और आप जैसे कुछ लोग जो अकेले दम पे करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस सोसाइटी से, लोगों से? देखिए, आप सीधी सी बात, आप भी कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे, कभी ना कभी आपको भी लगी होगी। आप वो दर्द सहिए, उसको याद करिए, कितना दर्द हुआ जब मेरे लगी थी, मैं बीमार था या थी, कितना। और उससे भी ज़्यादा दर्द कब होता है, जब अपना प्रिय, अपना घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए या उसके लग जाए। वैसे ही हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक अपना परिवार ही नहीं, क्योंकि हम मनुष्य सबसे ज़्यादा पावरफुल जीव हैं इस सृष्टि पे भगवान के बाद। भगवान ने हमको ही सारी चीज़ें दी है। हाथ पाँव से मतलब खाना बना सकते हैं, दवाई बना सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सब हम कर सकते हैं। तो ये सारे पशु पक्षी जितने जीव हैं, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। और इससे आप अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए। आप एक बार सेवा करके तो देखिए, आप 15 दिन में आपका सोच बदल जाएगी, 15 दिन में। और जैसे आपको मैं तो नहीं हूँ, पर पंडित लोग भी कहते हैं दान पुण्य करो, किसी की सेवा करो, तो उससे आपके ये ग्रह खराब है, ये सही हो जाएंगे। तो उसमें भी तो कुछ सच होगा, तो सच है। और सबसे बड़ी बात है, हमको किसी की उपेक्षा किसी नहीं रखनी है, हमको अपेक्षा नहीं रखनी है। और बदले में हमको कुछ चाहिए नहीं, हम सिर्फ सेवा के हिसाब से करें काम। और मुझे लगता है कि सेवा करते हैं तो वो लौटकर हमें ही मिलता है, क्योंकि पशु पक्षी अगर सुरक्षित हैं तभी मानव जाति पूरी सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में ही हम लोग सुरक्षित हैं और चल सकते हैं। किसी ने कहा भी है, उस देश को आप देख लो कि वो देश के वासी कैसे हैं, आप वहाँ के पशु पक्षियों को देख लो, अगर वो खुशहाल है, खुश हैं, यानी कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। बस बहुत अच्छी बात कही आपने, और सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली, किस तरह से पशुओं की प्रताड़ना होती है और कैसे आप बचाव करते हैं, और क्या दुख है उनका वो आप महसूस करते हैं, और उसको बचाने के बाद क्या खुशी मिलती है, वो भी आपने बताया। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वीडियो में जो पशु पक्षी के बचाव का काम आप देखते हैं, उनके संरक्षण का, उनके पालने का या उनके ट्रीटमेंट का, सच में देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करके देखना पड़ेगा, वो आनंद शायद कुछ और होगा। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, कई जगह ऐसे देखने को मिला है कि लोग घर में डॉग्स कैट रखते हैं, स्पेशली डॉग्स, उनको कुछ बीमारी होती है तो उनको छोड़ देते हैं, या कहीं ट्रांसफ़र होता है तो छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। कई तो ऐसे कि डॉग बुढ़ा हो गया या बीमार है, छोड़ दिया। और मेरे पास कॉल आता है कि कई कॉल्स आते हैं इस तरह के भी कि इसको हम जो छोड़ना है तो क्या करें, कहाँ छोड़ें, कोई ऐसे शेल्टर है क्या। मैं उनको इतना समझाता हूँ, आप भी कभी बूढ़े होंगे, आप भी बीमार होंगे, आपके बच्चे कभी ऐसा करें कि भाई हम वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, आपके मन पे क्या बीतेगा। आप उस डॉग के लिए आप माँ बाप हैं, भगवान हैं, परिवार हैं, तो प्लीज़ उसके साथ ये मत करिए। उसको सिर्फ प्यार की और 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, वो करिए आप। और इस आनंद से आप अछूते न रहें, हम यही चाहते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.